सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पष्ट कक्षा 10 की पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि काव्यखंड के प्रश्नों के बारे में बताया गया है। आज हम लोग गद्य खंड से 2 चैप्टर को लिया हमने, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखें, सबसे पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो देखिए, इसमें सबसे पहले किस जो पाठ का नाम है बड़े भाई साहब, लेखक जो इसके हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो पूरी कहानी हमने पढ़ी है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब चाहते थे यदि वह गलत राह पर चलेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे, तो छोटा भाई भी क्या करेगा, गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। अपने छोटे भाई को सही दिशा में ले जाने के लिए, एक सही व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाएं दबाते थे। उनके मन में भी इच्छा होती थी वो भी खेलें कूदें और कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के खेल करें, परंतु वो सोचते थे यदि मैं ही गलत रास्ते पर चलने लगा, मैं ही खेलने कूदने लगा, तो मेरा भाई भी गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बड़े भाई साहब क्या करते थे कि अपने मन की इच्छाएं इसीलिए दबाते थे क्योंकि उनका छोटा भाई गलत रास्ते पर ना जाए। अगला प्रश्न है, लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था। तो देखिए, इसमें लेखक ने यह बताया है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वास्तव में सिर्फ रटंत विद्या की तरफ जोर देती है, कि सिर्फ रट करके याद कराती है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें विदेशों के इतिहास को पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे वास्तविक ज्ञान से उसका कुछ लेना देना नहीं है, हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु हम विदेशों के इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वह हमारे जीवन में प्रयोगी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अ ब स की जगह अ स व लिख दो तो पूरे नंबर कट जाते हैं, जबकि भाव वही है। हिंदी के बारे में बताया कि एक छोटा सा शीर्षक दे दिया जाता है, उसी के ऊपर 4-4 पन्ने लिखने पड़ते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि रटन प्रणाली जो है, मुख्य रूप से रटन प्रणाली के ऊपर उन्होंने जोर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। और इन्होंने जो यह पंक्ति कही है कि समूची शिक्षा किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, और वास्तव में जो लेखक ने कहा है यहाँ पर कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमें रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, बच्चों को वास्तविक ज्ञान की तरफ या कह सकते हैं उनके जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें उनकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चीज से हम लोग सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए। आगे है कि इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आता है कि आशय स्पष्ट कीजिए, इस पंक्ति का क्या आशय है, बड़े भाई ने ऐसा क्यों कहा है? तो बड़े भाई साहब ने इसलिए ऐसा कहा अपने भाई को, छोटे भाई को समझाने के लिए, क्योंकि कि आजकल पढ़ तो सभी रहे हैं, परंतु जब तक सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे, जब तक उनके अंदर विवेक की बात, विवेक की जागृत होने की बात जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक पढ़ना लिखना व्यर्थ है। अर्थात कह सकते हैं जब तक सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाना। उन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए कि अनुभव होना चाहिए, पढ़ने लिखने से बात तो बनती है, परंतु जब तक अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम कह सकते हैं कि वह सही तरीके से पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रही है। तो इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। लोग इम्तिहान तो विभिन्न प्रकार के तरीकों से पास किए जा सकते हैं, लेकिन बुद्धि का विकास या पढ़ लिख करके आप बेशक बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर लें, परंतु जब तक आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अर्थात कह सकते हैं जब तक आप सही गलत के निर्णय को नहीं कर पाएंगे, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होगा। आगे बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न संभवतः पूछा जाए कि बड़े भाई साहब की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली बात तो अध्ययनशील थे, वो हमेशा पढ़ते रहते थे। दूसरा कह सकते हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में अपने छोटे भाई को हमेशा मार्गदर्शना, कह सकते हैं कि मार्गदर्शक थे वो। किस प्रकार से उन्होंने छोटे भाई के लिए अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया और कैसे कैसे कह सकते हैं कि उसको प्रेरित करते रहे। उपदेश निपुण थे, उपदेश देने में उपदेश की जो कला थी, लोगों को समझाने का जो कला था, उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ था। तो ये 3-4 बिंदु ऐसे हैं जो कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताओं के बारे में बताते हैं हमें। अगला जो पाठ है निकोबार द्वीप समूह का, कि अंडमान निकोबार, और इसके जो लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। इसमें एक कथा बताई गई है, उस कथा को हमने पढ़ा है। इसमें से प्रश्न बन रहा है कि निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। तो हमने पढ़ा है कि तातारा और आमिरों जो कि एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, परंतु गांव की कुछ रूढ़ियों की वजह से वो दोनों की विवाह संबंध नहीं स्थापित हो पाए।
इस कारण तातारा एक दिन गुस्से में आकर के उसने तलवार को जमीन में भोंक दिया और खींचते हुए काफी दूर तक चला गया। और बताया जाता है कि उसी दिन से अंडमान और निकोबार दोनों विभक्त हो गए और लगभग इनकी दूरी 96 किलोमीटर की बन गई। तो कह सकते हैं कि विभक्त होने का कारण तातारा और वामिरों की प्रेम कथा रही है। इसी के कारण अंडमान और निकोबार जो है दोनों अलग हुए हैं। आगे ये रोड़ियां जब बोझ बन जाएं, उनका टूट जाना क्यों आवश्यक है? बिल्कुल सही है कि रोड़ियां जो होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, कह सकते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता रहता है, उसी के साथ साथ हमारे कुछ नियम भी जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं, या कह सकते हैं जो हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, उनका भी बदलाव होना आवश्यक है। क्योंकि समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो जो नियम बनाए गए हैं समाज के लिए उसमें भी परिवर्तन आने चाहिए। परंतु यदि वही नियम समाज के परिवर्तन होने के बाद भी लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बाधक का काम करेंगे, समाज को प्रगति की तरफ नहीं ले जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि वे रूढ़ियां, वे नियम जो हमारे समाज में बाधक होते हैं, समाज को प्रगति की तरफ नहीं ले जाते हैं, उनका टूट जाना आवश्यक है। हमने पाठ में भी देखा कि किस तरीके से जो नियम बनाए गए थे कि एक गांव के लोग दूसरे गांव से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो वह नियम जो है तातारा और वामिरों की मृत्यु का कारण बना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समय से पहले हमें रूढ़ियों को, रीति रिवाज जो है वो समाज के अनुसार बदल देने चाहिए। जैसे समाज प्रगति कर रहा है वैसे नियम में भी परिवर्तन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, तातारा वामिरों की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो देखें, तातारा और वामिरों की त्याग में मृत्यु के बाद एक दूसरे गांव में भी विवाह संबंध स्थापित होने लगे। पहले रीति रिवाज यह थी कि भाई जिस गांव का लड़का है उसी गांव की लड़की होगी, तभी विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। लेकिन जो तातारा और वामिरों दोनों के गांव अलग थे, तातारा जो था वो पासा गांव का था, वामिरों जो थी रपाती गांव की थी। दोनों के कह सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात इन दोनों गांवों में भी संबंध बनने लगे थे और ऐसी प्रथाएं, ऐसी रूढ़ियां वो टूट चुकी थी। इस तरीके से और भी प्रश्न इसमें अगर कह सकते हैं कि हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। और प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।